हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि इसके पहले हम इसके 5 पार्ट अब तक अपलोड कर दिए हैं, तो ये आपका है 6th पार्ट ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और पिस्टन टाइप प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, उसमें हम हर चीज़ देखे थे। तो आज के इस लेक्चर में फिर हम थोड़ा सा पिस्टन टाइप देखेंगे। और पिस्टन इस बार जो रहेगा दूसरे टाइप, पिछले बार में हम देखे थे स्प्रिंग टाइप पिस्टन था, और इसमें जो क्वेश्चन है ये भी आपका है कुछ पिस्टन ही है और फ्रिक्शनलेस है। पिछला बार भी आपका फ्रिक्शनलेस ही था। अब इसमें हर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब अभी तक जितना भी हम देख रहे थे प्रीवियस 5 ईयर में जितना क्वेश्चन पूछ रहा था उसको हम अभी तक कवर कर रहे थे। तो ये जो है इस सीरीज को हम इसी महीना यानी कि नवंबर से दिसंबर तक में, होपफुल्ली नवंबर तो अब खत्म ही हो गया, दिसंबर में आपका खत्म हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग देख लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी और हम देख लिए थे फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फुल मैग्नेटिज्म, फुल ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम देखे थे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो इतना अभी तक यानी कि 12th पार्ट का मेजर पार्ट हम, जो कि 12th पार्ट आपका 55% वेटेज कंटेन करता है जे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम कवर किए। तो ये सब बेसिक चैप्टर जो कि हम कवर अब पहले कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फुल ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एसी भी हम कवर किए, अल्टरनेटिंग करंट। अब हम देख रहे थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद कुछ हम 11th का टॉपिक देखेंगे, जैसा कि आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पूरा ऑप्टिक्स यानी कि हम देख लेंगे। और उसके बाद आपका बच जाएगा इसमें 11th वाले कुछ पार्ट जो है, जैसा कि साउंड है, साउंड वेव, ये सब सारे को करेंगे। रोटेशन आपका बच जाएगा, COM सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, SHM, कॉलिजन, ये सबको हम कवर करते हुए लास्ट में आएंगे हम इसके मॉडर्न फिजिक्स पे। तो लास्ट पार्ट आपका हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हम कवर अप करते करते आपका वही जनवरी तक लग जाएगा। और उसके बाद हम कुछ जो टॉपिक बचेगा, क्योंकि फैब में आपका बोर्ड का एग्जाम भी होगा, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के 15 डेज हम देखेंगे, जिसमें आपका बायोट-सावर्ट लॉ है, गॉस लॉ का प्रूफ, पोटेंशियोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शंट, ये सारे पे हम एक एक करके वीडियो लेंगे जो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कवर करेंगे। और उससे पहले आपका ये सारा चीज़ कवर अप हो गया, और ये वाला जो सीरीज है इसको हम होपफुली दिसंबर तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो और उसके बाद हम देखेंगे 11th वाले पार्ट, और फैब के एग्ज़ाम, फैब में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा फैब टू मार्च, उसके बीच में हम कुछ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे। तो ये जो आपका सीरीज है, तो इसमें हम अब तक क्या देख लिए थे। और आपको अगर बुक देखना हो तो एक FC वर्मा का बुक है, और लास्ट में हम देखेंगे DC पांडे, इसको कवर करते हुए। और ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। कुछ कह रहे थे कि एक पाथ फाइंडर बुक, तो पाथ फाइंडर बुक जो है ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये ओलंपियाड के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। ये जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से
मतलब उतना एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हम बुक प्रेफर ज़्यादा नहीं करते। ये बुक आपके लिए सबसे सही रहेगा। हालांकि अगर आपको बहुत बनाना हो तो पाथ फाइंडर भी कुछ बढ़िया बुक है। पाथ फाइंडर, इसमें जो क्वेश्चन है ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कमाल का बुक है। अगर आपको सिर्फ फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको बना सकते हैं, पाथ फाइंडर। ये बुक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, बनाना है तो बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बुक, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप बहुत सारे को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के अंदर हो तो अगर आपको बनाना है, बहुत फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप पाथ फाइंडर को भी बना सकते हैं। नॉट ए बैड बुक, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है, इसमें आप बेसिक, पाथ फाइंडर आप तभी बना सकते हैं जब आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। इसके लिए बेसिक, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, क्योंकि यूरोडॉप और भी 2-3 बुक का है, मिक्सचर करके इस क्वेश्चन को, इस बुक को बनाया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सब अगर आपसे बन जाता है, डीसी पांडे, एच सी वर्मा, तो तभी आप इसको बना सकते हैं। यानी कि इसमें आप बेसिक क्वेश्चन पे फोकस नहीं, मतलब बेसिक आपका जो फिजिक्स का बेसिक पार्ट अगर आपका कवर हो गया है तभी आप पाथ फाइंडर को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आप ये बुक बनाए भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आपको लगाना है तो ठीक है, नॉट अ बैड बुक। लेकिन आप उससे पहले, पाथ फाइंडर बनाने से पहले आप ये सारे बुक बना लीजिए, क्योंकि बेसिक आपका इसी बुक से क्लियर होगा। डीसी पांडे बेसिक से एडवांस तक ले जाएगा, जो कि बहुत अच्छा बुक है। और एच सी वर्मा ये भी आपका बेसिक से धीरे धीरे अच्छा, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको इसमें डीसी पांडे में और एच सी वर्मा में मिल जाएगा। और अगर आपको बनाना ही है पाथ फाइंडर तो नॉट अ बैड बुक, सही है। लेकिन वो अगर देखें तो आपका टाइम लिमिटेड है, तो आप इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। और दूसरा कि अगर आपका बेसिक क्लियर हो तभी आप इस बुक को प्रेफर करें, मतलब बेसिक आपका एकदम क्लियर हो तब आप, क्योंकि इसमें जो है बेसिक क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहता है। और बढ़िया है कि जो अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत हाई लेवल का बुक बनाए, जिससे आपका जेई वाला एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो अगर आपका बहुत बेसिक ये सब बुक आपसे बन जाता है, सी वर्मा, डीसी पांडे, उसके बाद आप इस बुक को लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इन सारी बुक को लगा लीजिए। और इससे पहले हम जो कि देखे थे बहुत सारा क्वेश्चन, उसमें हम आइडियल गैस पे बहुत सारे क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कर चुके हैं। तो होपफुली a gas is enclosed in a cylinder with a movable frictionless piston। आप ऐसा समझिए कि एक आपका पिस्टन है वो मूवेबल है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि ये आपका पिस्टन है, इसके अंदर आप गैस फिल कर दिए हैं, और ये जो पिस्टन है इसका, ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन, तो यहां पे दिया हुआ है गैस इज इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो ये समझिए कि ये पिस्टन आगे मूव करेगा, यानी कि इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो आगे पीछे और ये मूव कर सकता है। तो ये आपका है फ्रिक्शनलेस, यानी कि फ्रिक्शन का टेंशन आपको नहीं लेना है। फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, its initial thermodynamic state at pressure
P1 प्रेशर आपको इनिशियल प्रेशर दे दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम भी आपको दे दिया हुआ है, और कह रहा है कि चेंजेस टू फाइनल स्टेज, फाइनल प्रेशर भी आपको दे दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम भी आपको दे दिया हुआ है, और प्रोसेस है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि कंफर्म है इसमें प्रोसेस आपका दे दिया है कि ये जो क्वेश्चन है वो एडियाबेटिक पे, तो एडियाबेटिक पे एक प्रॉब्लम हम किए भी थे, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नॉट ए मच डील। तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल, और ये जो पिस्टन है वो क्या है, मूवेबल है, यानी कि मूव कर रहा है। तो यहां अगर देखें तो आपको दिया हुआ है P3 और V का पावर 5 दैट इज कांस्टेंट। तो ये आपको सच डैट, ये आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिया क्या है, P का पावर 3 यानी P3 और V5, ये आपको क्या दे दिया है, वो ये आपको कांस्टेंट दे दिया है। और कंसीडर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, consider another thermodynamic process that brings the system from the expansion at P1, follow the isochoric process at V final। तो आपको आइसोबेरिक से आइसोगोरिक जाना है, यानी कि इनिशियल आप क्या कह रहे हैं कि अब कंसीडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब तक क्या क्या चला था, इसमें आइडियाबेटिक प्रोसेस चला था और ये आपको कंडीशन दे दिया था। अब क्या कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है कंसीडर एन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेज टू सेम फाइनल स्टेज इन टू प्रोसेस, एंड प्रोसेस दैट इज आइसोबेरिक एक्सपेंशन एट P1 और आइसोकोरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, isochoric process at volume V final। So amount of heat supply to the system in two state, वो क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको हर चीज देखने को मिलेगा, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये आपका आइडियाबेटिक था, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको एक और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से इसको हम लेके जाएंगे। वो कौन सा है, दो स्टेप में है, एक तो आइसोबेरिक प्रोसेस, और आइसोबेरिक प्रोसेस में जैसा कि हम बताए थे प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आपको दे भी दिया है कि एक्सपेंशन कीजिए और वो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, P1, यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस यहां तक था। और उसके बाद आपको चाहिए आइसोकोरिक प्रोसेस एट V फाइनल। तो ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पहले में प्रेशर कांस्टेंट था, दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम होगा क्या, V फाइनल, यानी कि फाइनल जो वॉल्यूम है उस पे हम क्या करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस करेंगे। और आपको बताना है कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अब इस प्रोसेस में कितना हीट हमको देना पड़ेगा, यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यानी तीनों प्रोसेस आपका इसमें कवर अप हो जाएगा, आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। कि दोनों जो है आइसोकोरिक है और आइसोबेरिक है। तो यहां से अगर हम इसको यूज करें तो यहां से आपका इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल P इनिशियल, यानी प्रेशर जो इनिशियल है वो क्या है आपका 10⁵ पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो आपका दे दिया हुआ 10⁻³ मीटर क्यूब। और वहां पे आपका क्या दिया हुआ है, P फाइनल का वैल्यू आपको 1/32 10⁵ पास्कल
फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम आपको दे दिया हुआ 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये जो क्वेश्चन है, और लास्ट में हमको क्या करना है, तो क्वेश्चन आप यूं समझिए कि इसमें हम एक गैस डाले हैं, वो कौन सा गैस है ये हमको नहीं पता है, वो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक है, कुछ भी नहीं पता है। बस हमको इतना पता है कि ये गैस विच इज इनक्लोज्ड इन द मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। सो ये जो है फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। और इसमें हम क्या किए, इनिशियली थर्मोडायनेमिक स्टेट एट प्रेशर दैट इज दिस एंड दैट वॉल्यूम, यानी कि इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। अब इसका प्रेशर जो है इतना हो जाता है, तो इसका प्रेशर जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रेशर घट जाता है और वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। प्रेशर रिड्यूसेस एंड वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। सच दैट P का पावर 3 और V का पावर 5 दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। उसके बाद क्या करना है, कंसीडर एंड अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कंसीडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेज टू सेम final stage in two steps. First step is isobaric process, isobaric expansion with the pressure that is P1, follows isochoric process at volume V final. The amount of heat supply वो आपको निकालना है कि आइसोबेरिक। उसके बाद हम क्या किए, पहले आइडियाबेटिक हुआ, फिर हम क्या लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस से हम क्या किए, 2 स्टेप में ये काम हम किए। पहले हम 1 स्टेप में कर रहे थे, वो कौन सा था, आइडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम क्या कर रहे हैं, वही काम को सेम इनिशियल टू फाइनल स्टेज, मतलब वही काम को पहले हम क्या किससे कर रहे थे, आइडियाबेटिक प्रोसेस से। अब वही काम हम 2 स्टेप में कर रहे हैं, वही काम सेम इनिशियल, यानी कि प्रेशर जो भी था इनिशियल और फाइनल, यानी कि P1 P इनिशियल और V इनिशियल से आपका किस में जा रहा है, P फाइनल से V फाइनल, यहां तक जा रहा है आपका। तो अब वही काम करेंगे, लेकिन इस बार आइडियाबेटिक प्रोसेस नहीं यूज करेंगे। इस बार हम 2 प्रोसेस के हेल्प से, पहले हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, फिर सेकंड में वॉल्यूम को कांस्टेंट। तब आप बताइए P का पावर 3, और ये आपका प्रोसेस है आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस। सो P का पावर 3 और V का पावर 5 दैट इज कांस्टेंट। अब ऐसा समझिए कि P और V का ग्राफ है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। तो पहले जो है आइडियाबेटिक प्रोसेस है, एक पॉइंट, लेट्स दिस पॉइंट इज P, A से हमको B जाना है, तो एक बार हमको जाना है कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो इधर अगर प्रेशर ले लेते हैं P और इधर वॉल्यूम ले लेते हैं अगर V, तो यही वाला काम हमको लास्ट में आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस से हमको करना है, दैट इज PV बराबर nRT। तो कांस्टेंट प्रेशर से कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, P इनिशियल। तो समझिए ये आपका P इनिशियल है और B पॉइंट तक हमको जाना है, तो पहले हमको किससे जाना है, P इनिशियल से। और ये जो है वॉल्यूम, लास्ट में हमको वॉल्यूम कांस्टेंट से जाना है, ये आपका है V फाइनल। V फाइनल ये P इनिशियल है और ये आपका हो जाएगा V इनिशियल। और एक प्रोसेस तो आपका डायरेक्ट है, ये आपका है आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो एक ही काम को A से B हमको जाना है, एक डायरेक्ट जा रहे हैं, वो आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस है, और एक पहले प्रेशर कांस्टेंट फिर वॉल्यूम कांस्टेंट।
तो ए से बी जाने के दो रास्ते हैं, एक तो पी से ए से बी डायरेक्ट जाए, और एक बार तो हम कौन सा, ये जो फर्स्ट है इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज सी, ए से सी जाए और सी से फिर बी जाए। तो ये पहला है कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आपका है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो एक ही काम हमको दो तरीके से करना है। तो पहले आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे। जैसा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम कहते हैं पी वी का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए, और जबकि दिया क्या है पी वी का पावर 5, तो यहां हम लिखेंगे पी, तो यहां वी आपका हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा इजी करें इस इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं पी का पावर 3 वी का पावर 5 दैट इज कांस्टेंट के, तो यहां से हम लिख सकते हैं पी दैट इज के बाई वी का पावर 5। पी का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा के का पावर 1/3 और v का पावर 5 का 1/3। तो ये आपका आ जाएगा प्रेशर का वैल्यू। इसको हम थोड़ा सा अगर इजी करें, इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा p का वैल्यू ये आ जाएगा। सो p दैट इज इक्वल टू pq का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा k और v का पावर 5। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ p निकालें तो इधर क्या हो जाएगा k v का पावर 5 का पावर 1/3। तो यहां से आपका आ जाएगा p दैट इज इक्वल टू k का पावर 1/3 और यहां पे आपका आ जाएगा v का पावर 5/3। ये आपका आ गया प्रेशर। तो प्रेशर का वैल्यू अगर हम देखें तो ये भी कांस्टेंट है, ये समथिंग कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट ही आएगा। सो समथिंग कांस्टेंट दैट इज k डैश और v का पावर 5/3। सो जैसा कि हम देखते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस में p v का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे p का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो p का वैल्यू आ गया आपका v के टर्म में। और ये अगर यहाँ से हम देखें तो इसको अगर इजी करें तो ये आपका आ जाएगा p, सिर्फ अगर p लिए तो 1/3 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट का पावर 1/3 समथिंग कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ गया p का वैल्यू क्या आ गया, इसको अगर इजी करें तो ये k का पावर 1/3 और v का पावर आ जाएगा 5/3। तो ये k का पावर 1/3 अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं p दैट इज समथिंग कांस्टेंट k और v का पावर आ जाएगा 5/3। अब देखें तो p इंटू v का पावर 5/3 दैट इज k, और k समथिंग कांस्टेंट पहले k था, अब इसको k डैश ले लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन है तो कांस्टेंट है। तो जैसा कि अगर हम देखें तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में ये हम यूज करते हैं p v का पावर गामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा के जगह पे आपका क्या आ गया 5/3, ये भी समथिंग कांस्टेंट है। सो p v का पावर 5/3 दैट इज समथिंग कांस्टेंट c। तो ये आ गया 5/3, और गामा का वैल्यू अगर 5/3 आ गया, मतलब जैसा कि हम आपको बताए थे CV का वैल्यू 3R/2 होता है मोनोटोमिक के लिए, और CP का वैल्यू 5R/2 होता है। एग्जैक्टली CP/CV ही क्या हो जाता है, ये हम किसके लिए बताए थे, ये हम बताए थे मोनोटोमिक के लिए। तो यहां से अगर गामा का वैल्यू निकालें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 5/3 एग्जैक्टली, यानी कि इसमें जो गैस फिल किया गया है वो कौन सा गैस है आपका, वो गैस आपका मोनोटोमिक गैस है। इतना कंफर्म हो गया। तो हमको पहले निकालना है वर्क डन, निकाल लेते हैं। आपको गामा का वैल्यू पता चल गया, प्रोसेस आइडियाबेटिक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वर्क डन का वैल्यू। तो वर्क डन
आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो ये हम आपको बहुत ही क्लियरली बताए थे। तो ये आपको समझ में आ गया क्या किए हम, पी वी का पावर के को के डैश लिख दिए, और के डैश भी तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही हो जाएगा, के का पावर 1/3, ये भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, तो उसको हम के डैश ले लिए। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको थोड़ा सा इजी केयरफुल लिखिए, तो पी वी इंटू 5/3 दैट इज समथिंग कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट रहता है तो ये गामा हो जाता है, इस गामा कहते हैं आइडियाबैटिक कांस्टेंट। तो आइडियाबैटिक कांस्टेंट का वैल्यू 5/3 आ गया, और 5/3 किसका होता है, मोनोटोमिक के लिए। तो सीवी का वैल्यू आप याद रखिए, सीवी का वैल्यू अगर 3 है तो 3r/2, तो समझ जाइए कि ये मोनोटोमिक है, और सीवी का वैल्यू अगर 5r/2 है तो समझ जाइएगा कि ये डायऑटोमिक का केस है। सो ये आपका मोनोटोमिक का केस आ गया। अब हम यहां से थोड़ा सा वर्कडन निकाल लें, और वर्कडन के लिए हम आइडियाबैटिक प्रोसेस में बहुत ही इजीली देखते हैं। तो वर्कडन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये आपका आ जाएगा P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब गामा का भी वैल्यू पता है, फाइनल प्रेशर भी पता है, इनिशियल प्रेशर भी पता है, फाइनल वॉल्यूम भी पता है, इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, तो यहां से हम वर्कडन निकाल लेंगे, दैट इज वर्कडन। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपसे पूछ रहा है कि कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा, ए से बी जाने के लिए कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम पहले वर्कडन निकाल लेते हैं। तो जब हमको ए से बी ही जाना है तो एक तो डायरेक्ट चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, और याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जैसा कि हम बताए हैं Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और जब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा U 0 होता है, और जब हम बात करते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस तो आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो क्या हो जाता है, आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब कि सराउंडिंग से इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये कोई भी हीट नहीं ले रहा है, यानी कि Q का वैल्यू इस केस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो Q जो हो जाता है 0 हो जाता है किस प्रोसेस के लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ये आप याद रखें, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस Q should be 0, और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U 0। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U 0। तो याद रखिएगा कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट सराउंडिंग से नहीं लिया जाता है। सो इन आइडियाबैटिक प्रोसेस Q शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है, यानी कि आइडियाबैटिक प्रोसेस विच बिहेव्स लाइक ए आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड क्या है, आइसोलेट मतलब देयर इज नो हीट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग, ऐसा आप समझिए कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, देयर इज नो हीट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और system to surrounding, so that system is called isolated system. So Q is equal to 0 for adiabatic process and delta U is equal to 0, that is isothermal process. तो अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, वर्क डन हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। अब यहां से हम हर चीज आपको पता है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर लेना है। गामा का भी वैल्यू आपको पता है, तो यहां से अगर देखें फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर सब कुछ आपको पता है। तो यहां से हम अगर करें तो फाइनल प्रेशर यानी 1/32 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम 8 इंटू 10 टू पावर -3
माइनस 10 to power 5 into 10 to power minus 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। गामा का वैल्यू आपका कितना दे दिया हुआ है, तो यहां से इसका वैल्यू वर्क डन यहां से आपका निगेटिव आ रहा है। 10 to power 5 इंटू 10 to power minus 3 अगर हम कॉमन ले तो 1/32 माइनस इंटू 8 माइनस 1, तो और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा सो वैल्यू डेट इज इक्वल टू, यहाँ से वर्क डन का वैल्यू आपका आ जाएगा, और इसको अगर इजी करें तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2, और ये तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2/3, सो यहां से आपका आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय -3/4 और -2/3, तो यहां से अगर देखें तो आपका आ जाएगा जो वैल्यू आ जाएगा, निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर 3/4 इंटू 3/2, तो यहां से आपका आ जाएगा ये वैल्यू आपका आ गया इतना, आपका क्या आ जाएगा जूल, इतना जूल आपका वर्क डन आ गया। सो वर्क डन तो हम यहां से निकाल लिए, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो 4 से ये कैंसिल 25 टाइम्स में हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 112.5, तो 112.5 जूल आपका आ गया वर्क डन। चलिए एक आपका आ गया, लेकिन आपसे वर्क डन नहीं पूछा था, आपसे पूछ रहा है कि ए से बी जाने में कितना हमको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी हीट ट्रांसफर कितना होगा। तो अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट पे हम क्या देखे, आइडियाबेटिक प्रोसेस था, ये मोनोटोमिक था, उसके बाद हम वर्क डन निकाले P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस गामा, तो इसको इजी किए तो 112.5 जूल आया इसका वर्क डन। अब जैसा कि हम बताए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो भी हम हीट देते हैं या तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है या तो वर्क डन होता है। सो Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब ध्यान से देखिए, फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, अभी हम बात किए आइडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसोलेटेड सिस्टम, हेंस Q दैट इज 0, यानी कि ये बाहर से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं करता है। सो यहां से आपका क्या आ जाएगा, अगर Q 0 करेंगे तो सो डेल्टा U दैट इज इक्वल टू डेल्टा W, और डेल्टा W का क्या आ गया वैल्यू, आपका क्या आ गया, तो डेल्टा W का वैल्यू आपका जो आ गया वही आपका आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, यानी कि डेल्टा U, यानी इंटरनल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा -112.5, इतना आपको जूल इंटरनल एनर्जी होगा। और लेकिन आपसे इंटरनल एनर्जी नहीं पूछा, आपसे पूछा हीट ट्रांसफर। अब हम देखते हैं, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे करवा के, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी करवा के हम देख लेंगे, और वही आपसे कि इंटरनल एनर्जी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितना हीट ट्रांसफर किया जाएगा A to B में, क्योंकि A to B जो है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वो तो बाहर से सराउंडिंग से कुछ भी ले नहीं सकता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन फिर भी आपसे डेल्टा U का वैल्यू पूछा है, तो अब फिर हम एक बार यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ध्यान से देखिए, A से C जाएगा, तो सपोज दैट जब A से C गया तो Q1 हीट लिया, और C से B गया तो ये Q2 हीट लिया। क्योंकि आइडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है सराउंडिंग से, यानी कि हीट, देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग।
तो डेल्टा क्यू तो जीरो होगा एडियाबेटिक में, यानी ए से बी अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तब तो जीरो है, लेकिन अगर ए से हम सी जाएं और सी से फिर बी जाएं तो ए से जब सी जा रहे हैं तो प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर वाला है, यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस है। और जब सी से बी जा रहे हैं तो वो कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो पहले हम आइसोबेरिक प्रेस तब अब हम निकालेंगे, फिर हम यूज करेंगे Q दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, जब पीवी डायग्राम हो और आपको वर्क डन निकालना हो तो क्या हो जाता है, एरिया इनक्लोज्ड जो होता है वही उसका क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। तो ये आपके लिए सबसे यूजफुल चीज है। तो जब भी आपको पीवी डायग्राम दिया हो, ये हम पहले भी बताए हैं, एरिया इनक्लोज्ड एरिया इनक्लोज्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। वर्क डन, सो एरिया इनक्लोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। सो ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, ये हम जब P और V का ग्राफ हो और V जो हो एक्स एक्सिस पे हो और प्रेशर जो हो वो वाई एक्सिस पे, तो इसका जो आपका एरिया इनक्लोज्ड जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। किसमें, पीवी ग्राफ में। तो यहां से हम देखें तो Q, तो ये हम फिर यूज करते हैं, हेंस वी यूज अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हम यूज किए Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। अब डेल्टा U तो हमको पता है, A से B जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी जो होता है कौन सा फंक्शन होता है, ध्यान से देखिए, दो फंक्शन हम बताते हैं, एक पाथ फंक्शन और एक होता है स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। सो A से जब B जाए तो A से B जाने के बहुत सारे रास्ते आपको मिल सकते हैं, A से C जाए, C से B जाए, फिर और बहुत सारे रास्ते। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है, दो चीज होता है, एक पाथ फंक्शन और दूसरा होता है स्टेट फंक्शन। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन कहते हैं, और जो स्टेट पे, यानी कि स्टेट फंक्शन मतलब बस उसमें क्या होना चाहिए, सेम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो और वो उस पर डिपेंड करता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल्टा U वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये आपका है, ये आपका हो जाता है कौन सा फंक्शन, स्टेट फंक्शन। बस इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो दो चीज हम देखें अब तक, एक पाथ फंक्शन और दूसरा स्टेट फंक्शन। अब वर्क डन कौन सा फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन होगा कि स्टेट फंक्शन। अब A से B जाने के लिए एक तो A से डायरेक्ट B चले जाएं, और A से C और C से B। तो A से B जाने के लिए जो वर्क डन हम निकाले थे वो, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका पाथ फंक्शन, यानी ये पाथ पे डिपेंड करता है। सो दिस इज पाथ फंक्शन एंड डेल्टा U दैट इज इंटरनल एनर्जी, वो क्या हो जाता है आपका स्टेट फंक्शन हो जाता है। यानी कि ये सिर्फ इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी कि आप बताइए A से B जाना है, रास्ते कुछ भी हो, यानी ये रास्ते पे डिपेंड जब नहीं करता है तो इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन विच इज बेस्ड ऑन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, बट पाथ फंक्शन विच इज डिपेंड ऑन देयर इंटायर पाथ, सो दैट इज वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो A से B जाने का वर्क डन हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन वो क्या था, A से B डायरेक्ट जा रहे थे, और अब A से B जाने के लिए A से C जा रहे हैं और C से फिर B जा रहे हैं। तो इसमें पाथ फंक्शन कौन हुआ, पाथ फंक्शन हो गया आपका जो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए पाथ फंक्शन कहते हैं। और जो स्टेट यानी कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज, यानी कि सिर्फ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है, वो आपका स्टेट फंक्शन हो गया। तो यहां से ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब हम निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा W तो चेंज करेगा क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, सो दिस इज पाथ फंक्शन एंड बट इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो स्टेट फंक्शन है यानी Q, अगर A से B जाएंगे सो Q1 प्लस Q2, Q का मतलब क्या होगा, A से B के लिए हम पॉइंट लेंगे, तो ये हम ले रहे हैं फ्रॉम, ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब इसमें हम कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम A टू B, A से B के लिए हम कर रहे हैं, तो ये आप Q समझिए, तो Q का मतलब आपका क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, यानी कि जितना हीट ट्रांसफर A से B जाने में कर रहे हैं तो वो Q हो गया। अब इंटरनल एनर्जी आपको पता है, अब वर्क डन अगर निकालना हो पीवी डायग्राम में तो उसका जो एरिया इंक्लोज होता है वो वर्क डन हो जाता है, सो डेल्टा W। तो Q का वैल्यू आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन 112.5 जूल, और वर्क डन अगर यहाँ से हम निकालें तो वर्क डन निकालें तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। अब इसका एरिया अगर हम निकालें, एरिया इनक्लोज्ड, तो ये आपका हो जाएगा, अगर एरिया इनक्लोज्ड निकालें तो ये आपका आ जाएगा, इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो आपको ये दिख रहा है, अगर एरिया इनक्लोज्ड निकाल लें तो सिंपली बेस इनटू हाइट, आप जैसे भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। सो P इनिशियल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली एरिया आ जाएगा, और एरिया आपका ये पूरा आ जाएगा, ये टोटल एरिया जो एरिया इंक्लोज्ड जो होता है वो आपका वर्क डन के बराबर, तो एरिया आप निकाल लेंगे। सो एरिया के हेल्प से अगर हम निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से जो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें कितना हीट होगा, सो इंटरनल एनर्जी आपका आ गया -112.5 प्लस P इनिशियल का वैल्यू था 10⁵ पास्कल, और 8 -1 10⁻³ वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा -112.5, और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 10², और ये आपका आ जाएगा 7। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखें तो 700 ये आ जाएगा, 700 माइनस 112.5, तो ये आपका आ जाएगा 0.5, और यहाँ से आपका आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। सो 9 में 7 गया तो 9 में 2 गया तो 7, ये आपका फिर 9, तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 5। सो इतना जूल आपका आ जाएगा वैल्यू 587, और वो भी पॉजिटिव में, यानी कि Q1 प्लस Q2, Q दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये आपका आ गया। इतना हीट इसमें हमको सप्लाई करना पड़ेगा A से B जाने के लिए। तो इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा, आइसोलेटेड सिस्टम, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल तो नहीं था इसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट आपको एक ही क्वेश्चन से पूछा गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम है, ऑलरेडी दिस इज अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन JEE 2016 में ही पूछा गया है। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, एक रॉड है जिसका लेंथ इस टाइप से है। सो द एंड, एक एंड आपका Q है और दूसरा R है। सो द एंड दैट इज Q एंड R ऑफ थिन वायर PQ एंड RS। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसमें एक आपका थिन वायर है और दोनों को सोल्ड कर दिया गया है। सो PQ और RS, तो आप ऐसा समझिए कि ये एक PQ रहेगा, अब बीच में उसको हम सोल्ड कर दिए RS, अब बीच में हम क्या कर दिए, PQ और RS को क्या किए, सोल्ड कर दिए। सो
the end Q and R are two thin wire, that is PQ and RS, are soldered, joined together. Initially, each of wire has length that is 1 meter at 10 degrees Celsius. Initially, each of wire has length 1 meter at 10 degrees Celsius. Now the end P is maintained 10 degrees Celsius. At the end, P is maintained 10 degrees Celsius, while the end S is heated and maintained 400 Celsius. The system is thermally insulated. मतलब थर्मली इंसुलेटेड मतलब बाहर से कोई भी हीट इसमें ट्रांसफर नहीं होगा. जो भी हीट मतलब अभी हम बताए थे एक आइसोलेटेड सिस्टम, वहीं से है इंसुलेटेड मतलब कि बाहर से ये हीट ट्रांसफर नहीं करेगा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से, यानी ये जो सिस्टम है वो कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम है. सिस्टम आर इन आइसोलेटेड सिस्टम. If the thermal conductivity of PQ is twice of RS और coefficient of linear expansion का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो आप चेंज इन लेंथ